हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज इनकम टैक्स चैप्टर में हाउस प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट है। तो हाउस प्रॉपर्टी में पार्ट सेकंड में मैंने हाउस जो है प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था, और इस पार्ट में हाउस प्रॉपर्टी पार्ट थर्ड है, और फर्स्ट चैप्टर में इनकम टैक्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अगर ये हाउस प्रॉपर्टी का जो सेकंड पार्ट अगर मान के चलिए, तो इनकम टैक्स का पार्ट थर्ड है। तो इस चैप्टर में हाउस प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू तक की पार्ट सेकंड में मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस चैप्टर में मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के बारे में डिटेल में बताया है। ठीक है, आप इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटेशन, ये होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, तो चलिए सबसे पहले इसमें यहाँ पे स्टार्ट ये करते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है बता चुके हैं। नेट एनुअल वैल्यू के आगे से मेन आज एक्सप्लेन करना है, तो पुराना पार्ट हम जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखेंगे। इसमें सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाला जाता था, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसमें फेयर रेंट होता था, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन होता था, और स्टैंडर्ड रेंट। जैसे फेयर रेंट यहाँ पे है टोटल 9 लाख का, और म्यूनिसिपल वैल्यू है यहाँ पे 10 लाख की, और स्टैंडर्ड वैल्यू है 12 लाख का। तो पार्ट सेकंड में इसके बारे में डिटेल में आपको मैंने समझाया है। तो फेयर और यहाँ पे म्यूनिसिपल वैल्यू में जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे ले लेंगे, तो ये 10 लाख का है। इसके बाद ये जो वैल्यू निकल के आती है, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे निकल के आता है। अब यहाँ पे एक्चुअल रेंट है। एक्चुअल रेंट जैसे 13 लाख का है। अब इन दोनों में जो ज़्यादा वैल्यू होगी तो उस वैल्यू को बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पार्ट सेकंड में सब डिटेल में मैं जो बता चुका हूँ, तो उसमें आप सब देख लीजिएगा। ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में जो ज़्यादा अमाउंट होगा तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। फिर यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स है। ये म्यूनिसिपल टैक्स जो है म्यूनिसिपल वैल्यू पे ही मोस्टली निकलता है। तो म्यूनिसिपल टैक्स जैसे 1 लाख का है, अब ये 1 लाख यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये 12 लाख आएगा। तो ये मेरी जो वैल्यू होगी तो ये नेट एनुअल वैल्यू होगी। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अब इसका 30% कितना आएगा, 30% इसका आएगा 3,60,000। 3,60,000 अब इससे यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 8,40,000 आएगा। अब जो बात है वो आज की बात है, आज यहाँ पे काम होगा जो नई चीज़ है। तो अब इसमें दो चीज़ें और आपको यहाँ पे डिडक्ट करने की फैसिलिटी मिलती है। एक इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, और एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन का, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट यहाँ पे होगा। ये दो इंटरेस्ट होंगे जो आपको यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, चलिए रफ़ वर्क हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, वर्किंग नोट वाला रफ़ वर्क, लेकिन आपको यहाँ पे रफ़ वर्क करके दिखाएंगे ताकि आपको ठीक सामने ही समझ में आए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बता दें कि हम किस ईयर का अकाउंट बना रहे हैं। जैसे जो मेरा साल है यहाँ पे जो करंट ईयर है वो है 2025 से 2026 का ईयर है, ये मेरा ईयर है। इस ईयर का जब हम अकाउंट बनाएंगे, टैक्सेबल इनकम यहाँ पे निकालेंगे, तो नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर हम लिखेंगे 2026 से 2027 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा करंट ईयर होगा, तो इसको बोलते हैं, इस साल के अकॉर्डिंग बोलते हैं करंट प्रीवियस ईयर। मतलब जो ये हाउस प्रॉपर्टी से टेनेंट से जो हमको रेंट रिसीव हुआ है, जो टैक्सेबल इनकम हम निकाल रहे हैं,
वो 2025 से 2026 का निकाल रहे हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर होता है 2026 से 2027। देखिए, हर साल का जो आप अकाउंट बनाते हैं तो हर ईयर में जो अकाउंट बनता है, चाहे फाइनल अकाउंट बनाए, पार्टनरशिप के अलावा जो और अकाउंट बनाए, तो क्लोज़ होने के बाद ही बनाते हैं, साल कंप्लीट होने के बाद। लेकिन ईयर हम यही लिख देते हैं, इसमें ईयर हम ये लिखेंगे। तो ये मेरा असेसमेंट ईयर होता है, ये असेसमेंट ईयर है जिस साल हमें टैक्स देना पड़ेगा, और ये मेरा एक्चुअल ईयर है जिस साल का टैक्स हमें एक्रूड इनकम हमारी हुई है, यानी इनकम हमारी रिसीव हुई है। तो इसे बोलते हैं करेंट प्रीवियस ईयर, इसीलिए इसको बोलते हैं करेंट प्रीवियस ईयर होता है ये। तो ये करेंट प्रीवियस ईयर ये हो गया, इस साल का अकाउंट बना रहे हैं तो इस साल में हमें देना पड़ेगा 2026 से 27 में। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन से लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे डिडक्ट करने के लिए मिलता है। ये टैक्सेबल इनकम निकालने हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट हमारा टैक्स पे होना है, यानी पेबल अमाउंट है, उस पर इंटरेस्ट अप्लाई होना है, टैक्स का रेट अप्लाई होना है। तो सबसे पहले आपको इसमें यहाँ पे ये समझना है कि जो लोन है, जो हाउस प्रॉपर्टी हमने लेट आउट को दी है, लेट आउट की है यानी कि रेंट पे हमने दी है, किसी को भी रेंट पे दी हुई है, तो उससे रिलेटेड जो लोन होगा उसी का इंटरेस्ट यहाँ पे डिडक्टेबल होगा। अगर हमने कोई लोन किसी और पर्पज़ के लिए लिया है, हमने कोई मैरिज के लिए लिया है, हमने एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिया है, या कोई दूसरे घर के लिए लिया है, ये वाले घर के लिए नहीं लिया है जो हमने लेट आउट किया है यानी रेंट पे दिया हुआ है, तो उसमें ये उसमें इसका इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। तो टैक्सेबल तभी होगा जो घर हमने लोन पे दिया हुआ है और उस घर का ही हम अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसमें एक और बात यहाँ पे समझने वाली ये होती है कि लोन का अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो लोन का इंटरेस्ट फिर ड्यू नहीं रहेगा। तो ये भी देखना होता है कि इंटरेस्ट लोन हमने कब पेमेंट किया है। चलिए सबसे नॉर्मल तरीके से यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन कब निकलेगा और प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब निकलेगा। देखिए, ये लोन तो बस सिर्फ दो अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो ये लोन हमें निकालना पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लोन यहाँ पे लोन का जो अमाउंट है, ये क्वेश्चन है हमारा, एक लोन अमाउंट है, लोन हमने कितने का लिया हुआ है, लोन अमाउंट टेकन, तो जो अमाउंट है हमारा वो 5 लाख का है, ये 5 लाख का लोन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 10% पर एनम लोन का इंटरेस्ट है। अगर ये दो चीज़ें सिर्फ दी हुई हैं इंफॉर्मेशन में, तब हमको ये इंटरेस्ट ऑन लोन तो निकालना पड़ेगा। यानी 5 लाख का लोन हमने लिया हुआ है इस घर को ख़रीदने के लिए, इस घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे होगा। तो ये करंट ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखें तो ये 5 लाख है, 5 लाख का यहाँ पे 10% करेंगे तो 5 लाख का 10% होगा 50,000। तो ये 50,000 ये इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये डिडक्टेबल है, ये माइनस कर दिया जाता है, इसमें 50,000 है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है और इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ होगी तभी ये निकलेगा। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन है लोन की अमाउंट, दूसरी इन्फॉर्मेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो रेट होता है तो 10% पर एनम है यहाँ पे, ये एनुअल दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रीजे कंस्ट्रक्शन कब जो है निकाला जाएगा, इसमें और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड ये होना चाहिए लोन टेकन डेट, हमने लोन कब लिया है, तो लोन टेकन डेट इसमें होना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोन टेकन डेट है यहाँ पे 1 जुलाई 2019, ये लोन टेकन डेट है। और फोर्थ इन्फॉर्मेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाउस जो कंस्ट्रक्शन किया है तो उसकी स्टार्टिंग डेट नहीं, कंप्लीट डेट कब हुई है। तो यहाँ पे ये है हाउस कंस्ट्रक्शंस कंप्लीटेड डेट। ये 4 इन्फॉर्मेशन अगर दी होंगी तभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे निकलेगा। तो चलिए, कंप्लीटेड डेट यहाँ पे है 30 नवंबर, ये 30 नवंबर 2019 है। इन्फॉर्मेशन में ये 4 अगर दी होंगी तभी प्रीजे कंस्ट्रक्शन यहाँ पे निकलेगा। प्री कंस्ट्रक्शंस का अगर आप मतलब यहाँ पे समझें तो प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब है क्या, तो प्री कंस्ट्रक्शंस इसका मतलब अगर आप यहाँ पे समझें, प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शंस के कंप्लीट होने की डेट से लेके लोन लेने की डेट तक का इंटरेस्ट होता है। मतलब कंस्ट्रक्शन जिस डेट को हमारा, जिस ईयर को हमारा कंप्लीट हुआ है और जिस डेट को हमने लोन लिया हुआ है,
उसके बिटवीन जो ईयर्स या मंथ निकल के आते हैं तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे निकाला जाता है। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमारा वो होता है। ठीक है, तो अब प्री कंस्ट्रक्शन डेट यहाँ पे निकाली, देखिए कैसे जाएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये है लोन टेकन डेट, यहाँ पे किस दिन हमने लोन लिया हुआ है, ये लोन टेकन डेट होगी। एक होगी हाउस कंस्ट्रक्शंस कंप्लीटेड डेट, हाउस किस दिन मेरा कंप्लीट होके हुआ है, यहाँ पे मतलब कंप्लीट हुआ है। तो लोन टेकन डेट इसमें कहाँ दी हुई है, 1 जुलाई को दी हुई है, ये दी है 1 जुलाई, ईयर है 2019। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं, ये दिया हुआ है 1 जुलाई, और 1 जुलाई को मेरा यहाँ पे लोन हमने लिया हुआ है, लोन टेकन डेट है 1 जुलाई, और ये है 2023 है। तो 1 जुलाई 2019 में लोन लिया हुआ है। हाउस कंस्ट्रक्शन डेट है यहाँ पे 30 नवंबर 2023, ये हाउस कंस्ट्रक्शन डेट है। अब ये डेट में थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है। जो लोन टेकन डेट होती है वो डेट एकदम चेंज नहीं होती है, जो क्वेश्चन में दी है आपको वही लिखना है, यानी लोन टेकन डेट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो लोन टेकन डेट आपकी जो है, तो इसको भी हमें सेट करना पड़ेगा कि कितने मंथ या कितने ईयर का हमारा लोन हो रहा है। तो लोन टेकन डेट, तो ये डेट सेम रहेगी, इस डेट में कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। तो अगर ये डेट यहाँ पे 1 जुलाई है तो 1 जुलाई 2019 रहेगी। जो डेट जो ईयर दिया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा इस डेट में, लोन टेकन डेट में। हाउस कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीटेड डेट में चेंजेस होगा। चेंजेस ये होगा कि यहाँ पे जो भी मंथ दिया है तो हमको फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग मंथ लिखना पड़ेगा, यानी कि 31 मार्च लिखना पड़ेगा। तो इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज होती है डेट, तो यहाँ पे जो चेंज करना पड़ेगा तो आपको 31 मार्च लिखना पड़ेगा, 31 मार्च। चलिए मंथ तो जो भी मंथ दिया होगा, चाहे जनवरी दिया हो, फरवरी दिया हो, मार्च दिया हो, अप्रैल दिया हो, मई दिया हो, जून दिया हो, जुलाई दिया हो, आपको 31 मार्च कर देना है। ये डेट आपको 31 मार्च यहाँ पे कर देना है। ईयर कब चेंज होगा कब चेंज नहीं होगा ये भी बहुत गौर से समझ लीजिए। देखिए ईयर यहाँ पे कब चेंज होगा, ईयर अगर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक की मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी है, 15 जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, 31 मार्च तक लिखा है, तो ये 1 साल ईयर बैक चला जाएगा, यानी 2022 हो जाएगा। लेकिन अगर 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से लिखा हुआ है तो ये तो मार्च होना ही होना है मंथ, तो ईयर फिर चेंज नहीं होगा, जो है वही लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी 31 मार्च लिखा रहता तो यहाँ भी 31 मार्च आता, लेकिन ये 2022 हो जाता। अगर क्वेश्चन में 20 मार्च लिखा रहता तो ये 20 मार्च होता और ये 2022 हो जाता। अगर क्वेश्चन में 1 अप्रैल लिखा रहता तो ये 31 मार्च होता, तो ये 2023 ही रहता। यानी 31 मार्च से अगर ऊपर का मंथ लिखा होगा तो ईयर को रिड्यूस नहीं करेंगे, और 31 मार्च या उससे कम लिखा होगा तो ईयर को रिड्यूस कर देंगे, और यहाँ पे 31 मार्च ही लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2023 है। अब यहाँ से यहाँ मंथ आप काउंट कर लीजिए, ये कितने मंथ हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मंथ आ रहे हैं, तो ये वर्किंग नोट के तहत यहाँ पे कर देते हैं। ये जैसे आ रहा है 1 जुलाई, यहाँ पे है 1 जुलाई 2019 से यहाँ पे 31 मार्च 2020, फिर है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, फिर है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, फिर है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, फिर है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। ये मेरा ईयर कब तक का है, ईयर यहाँ पे जो बना रहे हैं 25 से 26 का है। फिर यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके
ये 1 अप्रैल है 2024 से लेके 31 मार्च 2025, फिर 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026। ठीक है, देखिए जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है यहाँ पे वो है 2025 से 2026। तो ये जो मेरा ईयर है ये मेरा करंट ईयर है, ये करंट ईयर है। और इस साल का इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये 50,000 लिख दिया है। अब मेरे कितने अब यहाँ पे कितने जो साल का इंटरेस्ट बचा है, 1 2 3 4 5 6 ईयर। लेकिन 6 ईयर का इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा। हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट से पहले लोन लेने की डेट तक का, यानी जिस दिन लोन लिया हुआ है उस दिन से लेके हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट तक का इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे 31 मार्च 2023 में हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जो दोनों ईयर हैं, यानी कि 2023 से 24, 24 से 25, इसका इंटरेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शंस, यानी लोन टेकन डेट से लेके कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट तक की। तो कंस्ट्रक्शन से पहले का लोन लेने की डेट अगर डिसेंडिंग में देखेंगे तो ये देखिए, ये मेरा फुल ईयर है, यानी 12 मंथ्स है। ये वाला मेरा 12 मंथ्स है, ये वाला मेरा 12 मंथ्स है। लेकिन ये मेरा यहाँ पे फुल जो मंथ नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 जुलाई में लोन लिया था। तो जुलाई से हम 31 मार्च 2020 तक देखेंगे तो ये 9 मंथ होगा। तो अब ये मेरे टोटल मंथ्स यहाँ पे कितने निकल के आ रहे हैं, तो मंथ निकल के आ रहे हैं 12 3 36, और ये निकल के आ रहा है 45 मंथ्स, यानी 45 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए 5 लाख रुपीज़ मेरा टोटल यहाँ पे लोन था, ये 5 लाख का लोन था। इसका 10% निकाला तो 50,000 रुपीज़ मेरा 1 साल का इंटरेस्ट है। 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू द मंथ्स निकला है, तो हमें यहाँ पे 45 मंथ्स का निकालना है, और ये 12 जो है मंथ्स का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50,000, और ये 12 मंथ्स का है तो 1 मंथ का निकाल लेंगे, और फिर 45 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो टोटल यहाँ पे अमाउंट आएगा तो वो आएगा 1,87,500। फिर एक अकॉर्डिंग टू रूल है यहाँ पे कि 1/5 इंटरेस्ट यहाँ पे डिडक्ट करने का हमें राइट मिलता है। जो भी निकल के आएगा लोन तो उसका 1/5 यहाँ पे डिडक्ट करने का राइट होता है। तो उसका 1/5 पार्ट है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 37,500 आएगा। अब 37,500 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन इस जो तरीके से निकाला जाता है। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तब निकाला जाएगा जब लोन का अमाउंट होगा, लोन लेने की डेट होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट होगी, स्टार्टिंग डेट नहीं होगी। अगर चारों इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आपको प्री जो कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं निकालना है। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा होता है करेंट प्रीवियस ईयर का लोन होता है, ये वाला लोन होता है। तो इससे बोलते हैं करेंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है ये। ठीक है, तो ये वाला लोन तो हमारा करेंट प्रीवियस ईयर तब भी निकल आएगा कि सिर्फ लोन की अमाउंट हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तब भी हमें यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर ये लोन का इंटरेस्ट हमने कभी भी पेड किया हुआ है, जैसे लोन का इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, तो उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लोन की अमाउंट अगर हमने पेड की है तो जब लोन की अमाउंट ही हमारी रिड्यूस हो गई है तो इंटरेस्ट पे असर पड़ेगा। कब हमने पेड करी है उस हिसाब से आप मंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने मंथ में, कितने साल में, कितने मंथ में हमने किया हुआ है, तो इंटरेस्ट हमारा रिड्यूस हो जाएगा जितना अमाउंट हमने पेड किया हुआ है। तो जो लोन का अमाउंट बैलेंस बचा होगा उसी पे आपको इंटरेस्ट पेबल होगा। ठीक है, अब इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो घर अलग अलग, मतलब यहाँ पे पर्पस से आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ जो है करते हैं। तो आपके पास जैसे ये एक हाउस है, एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, एक हाउस है। ये हाउस अगर ओनर सेल्फ यूज़ कर रहा है, ओनर यूज़ कर रहा है, ओनर ऑक्यूपाइड कर रहा है, या हमने उसको लेट आउट पे दिया हुआ है, ये हमने लेट आउट पे दिया हुआ है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी दो तरीके से यहाँ पे होता है, ओनर उसे कैसे यूज़ कर रहा है। एक ओनर उसे सेल्फ रेजिडेंस के पर्पज़ में यूज़ कर रहा है, सेल्फ रेजिडेंस, और एक उसको सेल्फ
प्रोफेशन के तौर पे यूज़ कर रहा है, अपना खुद का प्रोफेशन कर रहा है। और लेट आउट पे तो चाहे हमने जैसे दिया हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं होती है। नो जो लिमिट होती है इसको बोलेंगे अनलिमिटेड, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं है जहाँ तक कि इंटरेस्ट ऑन लोन पहुँच जाए। सेल्फ प्रोफेशन में हाउस प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट नहीं लिख देते हैं लोन का, क्योंकि सेल्फ प्रोफेशन का जब बनाएंगे तो सब कुछ उसी में चला जाएगा। सेल्फ रेजिडेंस में हमें टैक्सेबल इनकम नहीं निकालनी पड़ती है, क्योंकि वो हम खुद यूज़ कर रहे हैं, कोई हमें रेंट टेनेंट से मिल नहीं रहा है, खुद उसको पर्पज़ अपने मतलब रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं सेल्फ रेजिडेंस के लिए। सेल्फ रेजिडेंस में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जा सकता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे। करेंट प्रीवियस ईयर का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। तो सेल्फ रेजिडेंस में यहाँ पे इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं लोन को, लोन का इंटरेस्ट, तो सेल्फ रेजिडेंस में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन ही इस्तेमाल करना है। तो इसकी लिमिट कितनी है, कहीं पे लिमिट यहाँ पे 30,000 है और कहीं पे लिमिट मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़ है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन की लिमिट है। और लेट आउट में कोई भी लिमिट नहीं है, और सेल्फ प्रोफेशन में तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकलना ही नहीं है, उसका तो अकाउंट ही, उसका कॉलम ही नहीं बनना है। इसमें कॉलम तो बनना है लेकिन बाकी सब नील लिखना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन को हमें यहाँ पे शो जो है करके दिखाना होगा। और टैक्सेबल इनकम जो भी निकल के आएगी लेट आउट वाली, उससे डिडक्ट कर देंगे। अगर आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले मतलब लोन लिया हुआ है तो उस हिसाब में 30,000 आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी। अगर आपने 1 अप्रैल 99 को या 1 अप्रैल 99 से बाद अगर लोन लिया हुआ है तो सेल्फ रेजिडेंस के केस में जो मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 1,50,000 होगी। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि सेल्फ यहाँ पे रेजिडेंस में अगर आपका 1 अप्रैल 99 में अगर आपने लोन लिया हुआ है, तो अगर आपका 35,000 इंटरेस्ट ऑन लोन जा रहा है, 36 जा रहा है, तो उसको इग्नोर करके आप 30,000 ही मानेंगे। अगर 30,000 से कम जा रहा है तो जो होगा तो वो आप मान लेंगे, यानी कि 30,000 से एक्सेस नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन इसमें लगेगी। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि लोन लेने की डेट भी लिखी होती है। तो अगर लोन लेने की डेट नहीं लिखी हुई है तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो 1 अप्रैल 1999 से ही हमने लोन लिया हुआ है, उससे पहले लोन लिया हुआ है। अगर लोन लेने की डेट लिखी हुई है तो उस डेट के अकॉर्डिंग हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। ये सेल्फ रेजिडेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट का तरीका है, ठीक है। तो आज का हाउस जो प्रॉपर्टी वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी आपके ऐसे जानने वाले हैं जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है उनको ये सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच।